नाजरीन, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कितना लूटा। बादशाह जहांगीर का दरबार सजा हुआ है और आज उनके जन्मदिन के मौका पर मुगल बादशाहों की रवायात के मुताबिक उनको सोने और जवाहिरात में तोला जाना है। ये मंजर एक अंग्रेज सफीर अपनी आंखों से देख रहे हैं और वो हैरानो परेशान है कि हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है। नाजरीन, ये एक मुख्तसर सी कहानी है सर थॉमस रो की, जो एक अर्जी लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर होता है। बादशाह जहांगीर हुक्म जारी करते हैं कि इस सफीर को इसके वजन के मुताबिक तौलकर सोना और चांदी दिया जाए। ये हुक्म सुनते ही बरतानिया के इस चालाक सफीर ने हाथ जोड़कर कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप मेरी तशरीफ आवरी पर इतना खुश हुए हैं और इतना इनाम अता कर रहे हैं तो मुझे ये इनाम इकराम नहीं चाहिए। दरबार में खामोशी छा जाती है कि ये कौन अहमक है जो इतने सोने चांदी और जवाहिरात को ठुकरा रहा है। सर थॉमस रो अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि बादशाह सलामत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आलम पनाह मेरे मुल्क बरतानिया को अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने की इजाजत दे दें। बादशाह जहांगीर ने बेअतनाई से इजाजत दे दी। शायद ये इंसानी तारीख का सबसे अहमकाना फैसला था, क्योंकि सर थॉमस रो की इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को यूं लूटा कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ऐसी धाक बिठाई जिसके असरात बड़े सगीर पर आज भी मौजूद हैं। सर थॉमस रो की भारत से मुसलसल कोशिशों और अनथक मेहनत ने ईस्ट इंडिया जैसी छोटी सी कंपनी को भारत के साथ आसान शराइत पर तिजारत करने पर राजी कर लिया। दरअसल सर थॉमस एक खास मिशन पर हिंदुस्तान आए थे। उनकी कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह जहांगीर से एक मुआहदे पर दस्तखत करवा लें, जिसके तहत एक छोटी सी बरतानवी कंपनी को हिंदुस्तान में तिजारती हुकूक हासिल हो जाएं। ये काम इतना आसान नहीं साबित हुआ और इस सिलसिले में मेहनती अंग्रेज सफीर को सख्त पापड़ बेलना पड़े। इसकी वजह ये थी कि मुगल शहंशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के बादशाह और उस्मानी खलीफा को अपना मद्दे मुकाबिल समझते थे। उनकी नजर में इंग्लिस्तान एक छोटा सा बेवकत जजीरा था। इसके किसी मामूली बादशाह के साथ बराबरी की सतह पर मुआहदा करना उनकी शान के खिलाफ था। ताहम सर थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और वो 3 साल की अनथक मेहनत, सिफारती दाव पेज और तोहफे तहाफ देकर जहांगीर से तो नहीं, अलबत्ता वली अहद शाहजहां से आज से ठीक 400 बरस कबल अगस्त 1618 में एक मुआहदे पर दस्तखत करवाने में कामयाब हो गए, जिसके तहत इस कंपनी को भारत में खुलकर कारोबार करने की इजाजत मिल गई। ये पहला मौका था कि मुगल हुकूमत ने बराह रास्त एक यूरोपीय मुल्क के साथ बाकायदा तिजारती मुआहदे करके उसकी एक कंपनी को मरात दी थी और यूं उसे हिंदुस्तान में कदम जमाने का परवाना मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में महज कारोबार करने नहीं आई थी, बल्कि उनकी नजर भारत के उन वसाइल पर थी जो उनके सफीर ने बादशाह जहांगीर के दरबार में देखे थे। इस बरतानवी कंपनी की साजिश और भारत पर राज करने में इनको यूं तो सैकड़ों साल लग गए, लेकिन इस साजिश की कामयाबी ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। बादशाहों के दरबार में चापलूसी और उनकी आपस में जंगे करवाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक छोटी सी तिजारती कंपनी बड़े सगीर पाको हिंद पर किस तरह गालिब आ गई। मुगलों की तरफ से इजाजत मिलने के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ साहिली शहरों पर एक के बाद एक तिजारती अड्डे यानी फैक्ट्रियां कायम करना शुरू कर दी। इन फैक्ट्रियों में उन्होंने मसाला जात, रेशम और दूसरी मसनूआत की तिजारत शुरू कर दी, जिसमें उन्हें जबरदस्त फायदा तो होता रहा, लेकिन जल्द ही मामला महज तिजारत से आगे बढ़ गया। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे यूरोपीय मुल्कों से अक्सर जंगे चलती रहती थी और ये एक दूसरे का माल लूटने में कोई आर महसूस नहीं करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियों में बड़ी तादाद में मुकामी सिपाही भर्ती करने शुरू कर दिए। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि ये फैक्ट्रियां फैलकर कलों और छावनियों की शक्ल इख्तियार करने लगी। जब कंपनी की फौजी और माली हालत मजबूत हुई तो उसके अहलकार मुकामी रियासतों के आपसी लड़ाई झगड़ों में मुलव्विस होने लगे। किसी राजे को सिपाहियों के दस्ते भिजवा दिए, किसी नवाब को अपने हरीफ को जेर करने के लिए तोपे दे दी, तो किसी को सख्त जरूरत के वक्त पैसा उधार दे दिया। इस जोड़ तोड़ के जरिए उन्होंने रफ्ता रफ्ता अपने पंजे साहली इलाकों से दूर तक फैला दिए। मुसलसल फैलाव के इस सफर में सबसे अहम मोड़ 1757 में लड़ी जाने वाली जंगे प्लासी है।
जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव के 3000 सिपाहियों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 फौज को शिकस्त दे दी। सिराजुद्दौला से इतना माल लूटा गया जो आज की रकम के मुताबिक 3 करोड़ डॉलर बनता है। इस जीत ने बरतानिया के हौसले और बुलंद कर दिए और इस जंग में मीर जाफर की गद्दारी ने अंग्रेज सरकार को एक नई राह दिखाई। उन्होंने हिंदुस्तान में गद्दार बनाने और उनको नवाजने पर काम करना शुरू कर दिया। तिजारत की आड़ में इस बरतानवी कंपनी ने फौज की तादाद भी बढ़ाना शुरू कर दी और जंगे प्लासी के बाद भारत में 2.5 लाख बरतानवी फौजी भर्ती किए गए। मुगल बादशाहों की नाअहली, मरहटों और बैरूनी हमलों ने भारत पर मुगलों की गिरफ्त कमजोर कर दी और फिर ईस्ट इंडिया नामी इस कंपनी ने भारत को दोनों हाथों से लूटा। नौबत यहां तक पहुंची कि 1803 के आते आते दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल शहंशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी का वजीफा ख्वार बनकर रह गया। एक जमाना था कि इसी शाह आलम के बड़े जहांगीर के आगे अंग्रेज सफेद थॉमस रो घुटनों के बल झुकता था। अब ये हालत थी कि उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क को झुककर पूरे बंगाल का इख्तियारनामा पेश करना पड़ा। ये बात हैरत अंगेज है कि ये सारा काम बरतानवी हुकूमत ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने किया, जिसका सिर्फ एक उसूल था, हर मुमकिन हथकंडे इस्तेमाल करके अपने हिस्सेदारों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। ये कंपनी लंदन के एक इलाके में एक छोटी सी इमारत से काम करती थी और कयाम के 1 सदी बाद तक भी इसके मुस्तकिल मुलाजमीन की तादाद सिर्फ 35 थी। लेकिन इसके बावजूद दुनिया की तारीख में कोई कंपनी ऐसी नहीं गुजरी जिसके पास इस कदर ताकत हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कैसे लूटा, इसके हकाइक जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, इस कंपनी के गलबे से पहले औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और दुनिया की कुल GDP का 1/4 हिस्सा पैदा करता था, जबकि इसी दौरान इंग्लिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। हिंदुस्तान की जमीन जरखेज और हर तरह के वसाइल से मालामाल थी और लोग मेहनती और हुनरमंद थे। यहाँ पैदा होने वाले सूती कपड़े और मलमल की मांग दुनिया भर में थी, जबकि जहाजरानी और स्टील की सनत में भी हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं था। ये सारी सूरत हाल जंगे प्लासी के बाद बदल गई और जब 1947 में अंग्रेज यहाँ से गए तो सिकंदर के बरक्स इनकी झोली भरी हुई और हिंदुस्तान के हाथ खाली थे। 1700 में इंडिया तने तनहा दुनिया की 22.6% दौलत पैदा करता था, जो तमाम यूरोप के मजमूई हिस्से के तकरीबन बराबर थी। लेकिन यही हिस्सा 1952 में गिरकर सिर्फ 3.8% रह गया। 20वीं सदी के आगाज पर ताजे बरतानिया का सबसे दरख्शां हीरा दर हकीकत फीकस आमदनी के हिसाब से दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन गया था। नाजरीन, अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि अंग्रेजों के 200 साला इस्तेहसाल ने हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाजे लगाने की कोशिश की है। इनमें से ज्यादा करीने कयास माहिर मुआशियात और सहाफ़े मिनहाज मर्चेंट की तहकीक है। इनके मुताबिक 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के हाथों हिंदुस्तान को पहुंचने वाले माली धचके की कुल रकम 2015 के ज़र मुबादला के हिसाब से 30 खरब डॉलर बनती है। जरा 1 मिनट रुककर इस रकम का अहाता करने की कोशिश करें। इसके मुकाबले पर नादर शाह बेचारे को दिल्ली से सिर्फ 143 अरब डॉलर लूटने पर इक्तफा करना पड़ी थी। नाजरीन, 400 साल पहले जहांगीर के दरबार में अंग्रेज सफीर को शक गुजरा था कि आया वाकई हिंदुस्तान इतना अमीर है कि इसके शहंशाह को सोने, चांदी और हीरे जवाहरात में तोला जा सकता है, और कहीं दूसरे पलड़े में दरबारियों ने रेशम की थैलियों में पत्थर तो नहीं डाल दिए। नाजरीन, तारीख शायद यही समझाने आई थी कि अगर अकल पर पर्दा पड़ जाए तो फिर हीरे भी पत्थर बन जाते हैं।